धड़कते दिल और कांपते हुए कदमों के साथ दिव्यांशी ने उस आलीशान बिल्डिंग में पहला कदम रखा। दिल में एक अजीब सी घबराहट, चारों ओर अजनबी चेहरे थे, वहाँ कोई उसका अपना नहीं था। कुछ नज़रें जैसे उसे घूर रही थी, कुछ बातों में मगन थे। वह अपनी गर्दन झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक वो शुरू हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी। वह एकदम से घबरा गई। कुछ सीनियर लड़कियों ने उसे घेर लिया। वह लड़कियां अपना रोब दिखाती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका नाम पूछा और फिर उसकी किताबें छीन ली। उसके सपनों पर हंसी उड़ाई, उसके बाल नोच लिए। उसे बुरी तरह जलील किया गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बुरी तरह घबरा गई थी। वह क्या सोच के घर से आई थी और यहाँ क्या देखने को मिला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आई है। एक पल को वो टूटने लगी थी, लेकिन अगले ही पल एक सख्त आवाज़ गूंजी, बस बहुत हुआ। वह लड़कियों को हटाकर सामने आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। यह था आकाश। आकाश खुद डॉक्टर तो है, लेकिन दूसरों को खुद से बड़ा बनता देखने में विश्वास रखता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने उन लड़कियों से कहा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारे कॉलेज में नए स्टूडेंट्स का स्वागत होना चाहिए और एक तुम हो, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। लगता है मुझे तुम्हारा कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। लड़कियां आकाश को घूरती हुई वहां से चली गईं। डरी सहमी दिव्यांशी वहां खड़ी थी। आकाश ने उसको कहा, घबराओ नहीं, यह सब तो कॉलेज में चलता ही रहता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं, फिर एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आकाश उसे क्लास तक ले गया। दिव्यांशी कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। क्लास में दाखिल होते ही सबकी निगाहें उसी पर थीं, लेकिन वह अब किसी के तानों से नहीं हिलने वाली थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मंजिल तक भी पहुँच ही जाऊँगी। दिव्यांशी को कॉलेज आते हुए अभी एक हफ्ता ही गुजरा था। दिव्यांशी को बहुत जल्दी समझ आ गया कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अमीरी गरीबी की लड़ाई भी है। जहाँ बाकी लड़कियाँ ब्रांडेड कपड़ों में आती थी, दिव्यांशी अब भी गाँव के सूट और दुपट्टे में अपने छोटे से बैग के साथ कॉलेज आती। कई बार उसे क्लास के बाद मेस का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर से लाए गए सूखे पराठों से पेट भरती। वो अकेली थी, लेकिन हार मानने का नाम नहीं लेती थी। घर सारा दिन कॉलेज में पढ़ाई करते करते थक जाती और जब घर लौटती तो अपने बीमार और बूढ़े हो चले माँ बाप को देखती। उनकी दवाइयों की लिस्ट और भाई की फ़ीस की चिंता उसे सताती रहती। उसकी माँ की खांसी बढ़ गई थी और पिता की आंखों में मोतियाबिंद था। उसका छोटा भाई रोहित सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत हुनर था। देवयांशी का सपना सिर्फ सपना नहीं था। वह चाहती थी कि माँ एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सके, पिता फिर से अखबार पढ़ सके और रोहित अंग्रेज़ी में इंटरव्यू दे सके। एक दिन उसकी माँ को अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा। देवयांशी क्लास छोड़कर भागी, लेकिन सरकारी अस्पताल की हालत देख उसका दिल दहल गया। वह समझ गई कि सिर्फ डॉक्टर बनने से कुछ नहीं होगा, संवेदनशील डॉक्टर या नर्स बनना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज में फ़ीस और आने जाने के खर्च का बोझ लगातार बढ़ रहा था। स्कॉलरशिप के पैसे ख़त्म हो चुके थे। हालांकि दिव्यांशी घर जाकर ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, लेकिन वह सारे पैसे तो घर के खर्चे में उठ जाते थे। उसके पिता का काम भी बंद हो चुका था, उन्हें आंखों से दिखता ही नहीं था। वह अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी थे कि पूरे परिवार का बोझ एक छोटी सी उम्र में दिव्यांशी पर पड़ गया है। पढ़ाई और पार्ट टाइम काम के बीच उसकी सेहत भी गिरने लगी। आकाश जब उसका सच्चा दोस्त बन चुका था, वह उसे हिम्मत देता, कभी नोट्स देता, कभी चुपचाप टिफ़िन में खाना रख देता। लेकिन एक दिन आकाश ने दिव्यांशी को एक सलाह दी, दिव्यांशी, जब हालात हमें मजबूर कर दें तो रास्ता बदलना हार नहीं होती, वो समझदारी होती है। दिव्यांशी को अब यह स्वीकार करना पड़ा कि वह डॉक्टरी की पढ़ाई आगे नहीं कर सकेगी। आर्थिक स्थिति, माँ की तबीयत और भाई की जिम्मेदारी के चलते उसने एक कठिन फैसला लिया। वो नर्सिंग में दाखिला लेगी। शुरू शुरू में उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ।
उसके बचपन का सपना था डॉक्टर बनना, और जब वह मंजिल के इतना करीब पहुंच चुकी थी तो वह वापस लौट रही थी। लेकिन उसके हालात जंजीर बनकर उसके पैरों में पड़ गए थे कि वह आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। लेकिन नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद पहले ही हफ्ते में जब उसने एक घायल बच्चे का हाथ पकड़ा और उसकी मुस्कान देखी, उसे समझ आ गया कि शायद यही उसका असली सपना था। आज दिव्यांशी एक जाने माने हॉस्पिटल में नर्स है। मरीज़ उसे दीदी कहकर बुलाते हैं। वो जब जब अस्पताल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है, उसके मन में एक ही बात गूंजती है, सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन इंसान बनना उससे बड़ा सपना था। शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। यहाँ हवा में दवाओं की गंध, मरीजों के कराहने की आवाज़ें और डॉक्टरों और नर्सों की भागदौड़ रहती थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर रोज़ ज़िंदगी और मौत के बीच जंग चलती थी। इसी जंग की एक सिपाही थी देवयांशी, 28 साल की देवयांशी, जो पिछले 5 सालों से इस अस्पताल के जनरल वार्ड में नर्स का काम कर रही थी। देवयांशी के लिए उसकी ड्यूटी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन थी। जहां दूसरी नर्सें और कर्मचारी काम को बोझ समझकर निपटाते थे, वहीं देवयांशी हर मरीज़ की तकलीफ़ को अपना समझकर उसकी सेवा करती थी। उसके स्वभाव की इसी नरमी और दयालुता के कारण मरीज़ उसे दीदी कहकर पुकारते थे। पर अस्पताल का सिस्टम और कुछ कर्मचारियों का कठोर व्यवहार अक्सर उसके दिल को दुखाता था, खासकर तब जब कोई लावारिस मरीज़ आता था। एक लावारिस मरीज़ यानी एक ऐसा इंसान जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, ना कोई नाम, ना कोई पता, ना कोई रिश्तेदार। ऐसे मरीज़ों को अक्सर अस्पताल के एक कोने वाले बिस्तर पर डाल दिया जाता था, जहां उनकी कोई ख़ास परवाह नहीं की जाती थी। 1 महीने पहले ऐसा ही एक मरीज़ आया था। पुलिस को वो एक पार्क की बेंच पर बेहोशी की हालत में मिला था। एक बूढ़ा आदमी, कोई 80 साल का। उसके कपड़े तो ठीक-ठाक थे, पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके आस-पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। डॉक्टरों ने बताया कि उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है और वो गहरे कोमा में है। उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। उसे लावारिस मानकर वार्ड के सबसे आखिरी बिस्तर बेड नंबर 30 पर डाल दिया गया। बाकी सबके लिए वह सिर्फ बेड नंबर 30 था, पर देवयांशी के लिए वह एक बेबस, लाचार इंसान था। उस बूढ़े आदमी की झुर्रियों भरे चेहरे में अपने गांव में रह रहे पिता की झलक दिखाई दी। उस दिन से देवयांशी ने उस लावारिस मरीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसका नाम किसी को नहीं पता था, तो देवयांशी ने मन ही मन उसे बाबा कहना शुरू कर दिया। वह अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी घंटों बाबा के पास बैठी रहती। वह रोज़ उनके शरीर को स्पंज करती, उनके कपड़े बदलती और समय पर उनकी नली से जाने वाली खुराक का ध्यान रखती। जब दूसरे कर्मचारी कहते, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो देवयांशी, इसका कोई नहीं है, 2-4 दिन का मेहमान है, चला जाएगा, तो देवयांशी मुस्कुराकर कहती, कोई नहीं है, तभी तो हम हैं। नर्स का फ़र्ज़ सिर्फ दवा देना नहीं, सेवा करना भी होता है। वो अक्सर बाबा से बातें करती, भले ही वह कोमा में थे। वो उन्हें अपने गांव के किस्से सुनाती, अपनी माँ की बातें बताती और कभी कभी गीता के श्लोक भी पढ़कर सुनाती। उसे लगता शायद उसकी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो। वो अपने घर से कभी कभी सूप बना कर लाती और डॉक्टर की इजाज़त से उन्हें पिलाने की कोशिश करती। उसने अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे बचाकर बाबा के लिए एक नया कंबल और कुछ साफ़ कपड़े भी खरीदे थे। दिव्यांशी को उन बाबा से बहुत लगाव हो गया था। पूरा 1 महीना गुजर गया, लेकिन बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं था। वह वैसे ही कोमा में थे, सांसें चल रही थी पर शरीर बेजान था। अस्पताल के बड़े डॉक्टर अब कहने लगे थे कि अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, पर दिव्यांशी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह अब भी रोज़ उसी लगन से उनकी सेवा करती रही। और फिर एक दिन वह हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस दिन सुबह अस्पताल के बाहर एक काले रंग की चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। ऐसी गाड़ी इस सरकारी अस्पताल के परिसर में शायद पहली बार आई थी। गाड़ी से एक 32-33 साल का एक नौजवान उतरा। उसने एक महंगा इटालियन सूट पहना था और उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह था विजय कपूर, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जिसका स्विट्ज़रलैंड में चारों तरफ बिजनेस फैला हुआ था।
वहाँ के टॉप बिजनेसमैन में से एक, लेकिन वह भारतीय ही था। वह सिर्फ अपना बिजनेस स्विट्ज़रलैंड में कर रहा था। वो भागता हुआ अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो दिखाते हुए पूछा, क्या ये आदमी यहाँ पर है? इनका नाम रामेश्वर कपूर है। ये पिछले 1 महीने से लापता हैं। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोटो देखी और रजिस्टर में नाम ढूंढने लगी। नहीं सर, इस नाम का कोई मरीज़ यहाँ नहीं है। विजय का दिल बैठ गया। वह पिछले 1 महीने से अपने पिता को पागलों की तरह तलाश कर रहा था। रामेश्वर, उसके पिता, एक स्वाभिमानी इंसान थे। कुछ साल पहले बिजनेस को लेकर बाप बेटे में अनबन हो गई थी और विजय स्विट्ज़रलैंड चला गया और वहीं अपना बिजनेस शुरू किया था। पर वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। दोनों पिता और बेटे में नाराज़गी ज़रूर थी, लेकिन कोई दिन नहीं जाता था जब वह अपने पिता की खबर नहीं लेता था। अपने पिता से दूर तो आ गया था, लेकिन अपने एक ख़ास नौकर को उसने जिम्मेदारी सौंपी थी कि वह हर खबर उसको देगा और उसके पिता का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगा। जब उसे अपने पिता के लापता होने की खबर मिली तो वह सब कुछ छोड़कर भारत आ गया था। उसने हर जगह अपने पिता को तलाश किया था, लेकिन वह कहीं नहीं मिले थे। लगभग 1 महीना होने को आया था, इसीलिए अब उसने सारे अस्पतालों को छान मारा था और अब आखिर में वह यहाँ सरकारी अस्पताल में एक छोटी सी उम्मीद लिए आया था कि शायद वह यहाँ हो। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि तभी एक वार्ड बॉय ने फ़ोटो देखकर कहा, अरे साहब, यह चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। ये तो अपने वार्ड के बेड नंबर 30 वाले लावारिस बाबा हैं। लावारिस? विजय के कानों में ये शब्द जहर की तरह लगा। मेरे पिता और लावारिस? वो गुस्से और बेचैनी से वार्ड बॉय के पीछे पीछे भागा। जब वो वार्ड के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि आखिरी बिस्तर पर उसके पिता लेटे हुए थे, मशीनों से घिरे हुए। उनकी ये हालत देखकर विजय के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। उसके पिता, जो हमेशा अपनी शान और रुतबे के लिए जाने जाते थे, आज एक सरकारी अस्पताल में एक लावारिस की तरह पड़े थे। वह गुस्से में डॉक्टरों पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक नर्स पर पड़ी, जो बड़े प्यार और अपनेपन से बाबा के पास रखी एक छोटी सी स्टूल पर रखे फूलदान में फूल रख रही थी। फिर उसने बाबा के सिर में कंघा किया और टॉवल से उनका चेहरा पहुंचा। विजय खामोशी से खड़ा ये सब देखने लगा। जल्दी से आंखें खोल दीजिए ना। ये देवयांशी थी, जो विजय के आने से पूरी तरह बेखबर अपने काम में मगन थी। विजय कुछ पल चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। उसके दिल का गुस्सा धीरे धीरे अब पिघलने लगा। तभी वहीं वार्ड बॉय विजय के पास आकर धीरे से बोला, साहब, अगर आज आपके पिताजी जिंदा हैं तो सिर्फ इस दीदी की वजह से। जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तब इन्होंने अकेले एक सगी बेटी की तरह उनकी सेवा की है। इन्होंने ही इन्हें बाबा नाम दिया है। आज विजय की आंखों में आंसू थे। वह धीरे धीरे चलकर दिव्यांशी के पास पहुंचा। दिव्यांशी ने किसी को अपने पीछे खड़ा महसूस किया तो एकदम से मुड़ी। एक अनजान अमीर आदमी को अपने पास खड़ा देखकर वह थोड़ी सहम गई। जी कहिए। विजय ने हाथ जोड़ लिए। मेरा नाम विजय कपूर है और ये लावारिस मरीज़ जिन्हें आप बाबा कहती हैं, ये मेरे पिता हैं, श्री रामेश्वर कपूर। दिव्यांशी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या? आपके पिता? तो आप इतने दिनों से कहाँ थे? उसकी आवाज़ में शिकायत और गुस्सा था। विजय ने नज़रें झुका ली। जब ये लापता हुए मैं विदेश में था, लेकिन 1 महीने से मैं अपने पिता को हर जगह ढूंढ रहा हूँ। मुझे आज ही इनके यहाँ होने का पता चला। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं आपका एहसान कैसे चुका सकता हूँ? आपने मेरे पिता के लिए जो किया। देवयांशी ने उसे बीच में ही रोक दिया। एहसान कैसा साहब? यह तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। विजय को लगा जैसे इस साधारण सी नर्स के सामने उसका अरबों का साम्राज्य, उसकी सारी दौलत, सब कुछ बहुत छोटा पड़ गया हो। उसने तुरंत ही अपने फ़ोन से देश के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में बात की और एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने को कहा। फिर वह देवयांशी की ओर मुड़ा। देवयांशी जी, मैं अपने पिता को यहाँ से ले जा रहा हूँ, पर जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसने अपनी चेक बुक निकाली और एक बड़ी रकम का चेक काटकर देवयांशी को देने लगा। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है।
देवयांशी ने हाथ पीछे कर लिए। माफ़ कीजिएगा साहब, मैं ये नहीं ले सकती। मैंने जो भी सेवा की वह पैसों के लिए नहीं की थी। विजय ने जोर दिया। पर मैं अपने मन की शांति के लिए ये करना चाहता हूँ। पूरा अस्पताल और बाकी का स्टाफ यह नज़ारा देखकर दंग रह गया था। जिस लावारिस मरीज को वह बोझ समझ रहे थे, वह देश का इतना बड़ा उद्योगपति निकलेगा, किसी ने सोचा नहीं था। और जिस नर्स को वह पागल समझते थे, वह आज उस अरबपति के सामने एक देवी की तरह खड़ी थी। विजय देवयांशी की इस निस्वार्थता के आगे झुक गया। उसने कुछ सोचा और फिर एक फैसला लिया जिसने वहाँ मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। उसने अस्पताल के डीन को अपने पास बुलाया। डीन साहब, मैं अपने पिता श्री रामेश्वर कपूर के नाम पर इस शहर में एक सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल अस्पताल बनवाना चाहता हूँ, जहाँ हर गरीब और लावारिस मरीज़ का मुफ्त में इलाज होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस अस्पताल की मुख्य ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर देवयांशी जी हों। अपना नाम सुनते ही देवयांशी चौंक गई। उसके बदन में जैसे एक सनसनी सी दौड़ गई और वह विजय कपूर से कहने लगी, नहीं सर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगी। मैं तो बस एक मामूली सी नर्स हूँ और सच्चे दिल से मैं सब मरीज़ों की सेवा करती हूँ। बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। इतने बड़े पद की जिम्मेदारी मैं भला कैसे निभा पाऊंगी। विजय कपूर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जो इंसान बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी उम्मीद के किसी की इतनी सेवा कर सकता है, उससे बड़ी जिम्मेदारी दुनिया में कोई नहीं संभाल सकता। आपकी इंसानियत ही आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है। और हाँ, आपकी आगे की पढ़ाई, अस्पताल और मैनेजमेंट का कोर्स सब विदेश में होगा। इसका सारा खर्चा कपूर फाउंडेशन उठाएगा। देवयांशी के पास इस बात के बदले कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। एक बार उसका डॉक्टर बनने का सपना टूटा था, तो उसके बाद उसने कभी कोई सपना देखा ही नहीं था। वह तो मरीजों की इस सेवा से ही संतुष्ट थी और जो थोड़ी बहुत तनख्वाह उसको मिलती थी, उससे वह अपने माता पिता, अपने भाई का खर्च उठाती थी। आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने कुछ सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि यह सब उसे दुखी ही कर सकते थे। उसने इस सेवा के बदले कभी ये सोचा तक नहीं था कि मुझे इस सेवा का इतना बड़ा फल मिलेगा। वह तो बस अपना काम और मेहनत किए जा रही थी, लेकिन सच्चे मन से की गई सेवा और भलाई कभी खाली नहीं जाती। रामेश्वर कपूर को एयर एम्बुलेंस के द्वारा दूसरे अस्पताल ले जाया गया। उस समय देवयांशी की आंखों में आंसू थे, उसके बाबा जो उससे दूर जा रहे थे। यह पल विजय कपूर के दिल में उतर गए थे जब उसने देवयांशी की आंखों में अपने पिता के लिए आंसू देखे। उसने मन ही मन सोचा कि शायद इतनी सेवा तो वह खुद भी अपने पिता की नहीं कर पाता। तभी मन ही मन उसने एक इरादा किया। जब रामेश्वर जी को दूसरे अस्पताल में एडमिट कराया गया, तो विजय ने दूसरे अस्पताल की नर्स को हटवाकर अपने पिता के लिए देवयांशी की ड्यूटी ही लगवाई थी। लगभग 6 महीने के लंबे इलाज के बाद रामेश्वर जी को होश आया था। यह दिन विजय के लिए बहुत बड़ा दिन था। उस दिन देवयांशी 2-3 दिन के लिए छुट्टी लेकर अपने गांव अपने पिता के पास आई थी। 6 महीने से एक दिन भी उसने छुट्टी नहीं की थी। वह लगातार रामेश्वर जी की सेवा में लगी थी। जब से उसके माता पिता को विजय कपूर के फैसले का पता चला था, वह बहुत ही ज़्यादा खुश होने के साथ साथ उत्साहित भी थे, अपने लिए भी और सबसे ज़्यादा अपनी बेटी के लिए। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ें किसी से कहे बिना काटी थी, इसीलिए उनके सब्र का फल उनको मिला था। इधर दिव्यांशी अपने माता पिता के पास आई, उधर रामेश्वर जी को होश आ गया। रोज़ की तरह डॉक्टर उनका चेकअप के लिए उनके पास खड़े थे। तभी उन्होंने हाथ पैर हिलाए। वहाँ एक खुशी की लहर दौड़ गई। विजय कपूर को फ़ोन करके तुरंत हॉस्पिटल बुलाया गया। वह पापा पापा पुकार रहा था, लेकिन रामेश्वर जी आंखें नहीं खोल रहे थे। पर डॉक्टर का कहना था कि वे जल्दी ही आंखें भी खोलेंगे और पूरी तरह से होश में आ जाएंगे। उस पल का सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन 3 दिन गुजर गए। इससे ज़्यादा रामेश्वर जी ने कोई और रिएक्शन ना दिया था। विजय कपूर ने दिव्यांशी को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहता था कि वह 2-3 दिन के लिए ही तो गई है। इसीलिए उसने दिव्यांशी को अपने पिता के होश में आने की सूचना नहीं दी थी। चौथे दिन दिव्यांशी खुद ही लौट आई थी। उस समय सुबह के 10 बजे थे।
विजय कपूर रोज़ की तरह अपने पिता के लिए कुछ फूल लेकर आए थे और उनके सिरहाने रख दिए थे। डॉक्टर उनके चेकअप के लिए आए हुए थे और उन्हें होश में लाने की कोशिश में लगे थे। तभी देवयांशी वहां आई और आकर बेड पर हर रोज़ की तरह रामेश्वर जी के पास बैठ गई। धीरे से उनके माथे पर हाथ रखा और उन्हें आवाज़ दी, बाबा उठिए ना, सुबह के 10 बज चुके हैं। रामेश्वर जी ने तुरंत ही आंखें खोल दी। वहाँ खड़े सभी डॉक्टर और विजय हैरान थे इस बात पर कि उनकी इतनी कोशिश नाकाम रही और देवयांशी की एक आवाज़ पर उन्होंने आंखें खोल दी। विजय कपूर ने सारे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी। आज उसके पिता उसे फिर से वापस मिल गए थे। रामेश्वर जी ने आंखें खुलते ही देवयांशी को देखा और अपने हाथ उसके सामने जोड़ लिए तो देवयांशी ने उनके हाथों को थाम लिया। रामेश्वर जी की आंखों में आंसू थे तो देवयांशी मुस्कुराकर कहने लगी, यह क्या बाबा, आज तो बहुत खुशी का दिन है। पास ही खड़ा विजय कपूर आंसू बहा रहा था तो देवयांशी ने रामेश्वर जी को विजय कपूर की तरफ इशारा किया। रामेश्वर जी बस इतना ही कह सके, बेटी मैंने तुम्हारे एक एक शब्द को सुना है, तुम्हारी हर सेवा मुझे पता है, इसीलिए बेहोशी की हालत में भी मैं यही सोच रहा था कि जब भी मेरी आंखें खुलें मैं सबसे पहले अपनी आंखों के सामने तुम्हें देखूं। मैं देखना चाहता था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए एक बेटी के रूप में एक फरिश्ता भेज दिया है, इसीलिए मैं सबसे पहले आंखें खोलकर तुम्हें ही देखना चाहता था। उसके बाद रामेश्वर जी ने विजय की तरफ हाथ बढ़ाया और विजय अपने पिता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। ये वह भावुक पल थे कि वहाँ खड़े डॉक्टर्स भी अपने आंसू ना रोक सके। रामेश्वर जी बिल्कुल ठीक हो गए और बाप बेटे के बीच की दूरियां भी मिट गईं। उन्होंने देवयांशी को अपनी बेटी की तरह अपना लिया और कुछ सालों बाद शहर के बीचों बीच एक शानदार रामेश्वर कपूर चैरिटेबल हॉस्पिटल खड़ा था, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटर थी देवयांशी। वह आज भी उतनी ही निस्वार्थ भाव से सभी मरीजों की देखभाल करती थी। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाला आपकी नेकी को देख रहा होता है और वो सही समय पर सही तरीके से उसका फल ज़रूर देता है। इतना देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर देवयांशी की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारी इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।